वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक 45 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। 2021 की टेस्ट सीरीज़ है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 46। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरफ फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 46 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? कौन सी यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है? अभी तक तो भारत का पहला राज्य सिक्किम पूरी तरह से जैविक है 100%, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश इस बार इंडिकेट कर रहा है। और सिक्किम के बाद दूसरा हो गया ये, क्या है इसका नाम? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के किए जाते हैं, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्रदान करता है और क्या, कृषि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल गतिविधि बनाता है या बनाती है। बात करें लक्षद्वीप की, तो सिक्किम के बाद दूसरा भारत का एक ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक क्षेत्र जो है घोषित किया गया। ठीक है, सिक्किम के लक्षद्वीप के बारे में जान लीजिए थोड़ा। देखिए, लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 12 एटॉल, 3 रिफ्स, 5 डूबे बैंक, 10 आबाद द्वीप शामिल हैं। ठीक है, यानी आबादी 10 द्वीपों पर है केवल। कैपिटल, इसकी राजधानी कवारत्ती है और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। बात करें प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की, तो देखिए वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक हैं और 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप के प्रशासक भी बन गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित होगा तो ठीक होगा, वरना इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। बताइए। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3 उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? बहु हितधारक साझेदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय यानी 2020 का विषय क्या है? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है इस बार, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। बताइए, पहला तो करेक्ट ही लग रहा है क्योंकि कई बार पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। क्या इस दिन की शुरुआत 1948 को हुई थी? यहीं पर अटक गई बात? नहीं अटकी है, करेक्ट है बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1948 को, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर के मानव अधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। वर्ष 2020 के लिए मानव अधिकार दिवस की थीम क्या है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है।
नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है और इन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो शहर हैं उनकी कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 37 थी, हाल ही में 38 हुई और अब ये 2 + 40 हो गई है। करेक्ट है, लेकिन ये उत्तराखंड का ना तो ऋषिकेश है ना ही है हरिद्वार। मतलब उत्तराखंड के ये दोनों शहर नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के शहर हैं, ग्वालियर और ओरछा। तो इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है, मिलाकर 40 हो गई है बी। तो देखिए, यूनेस्को द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर के ओरछा को और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा है, ना कि उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार। इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर पूछा है। देखिए, इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। इस पर निम्नलिखित में से किनका शासन रहा है? देखिए, मान लीजिए न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इनको शामिल कर लिया गया। टोटल 40 हो गए। तो अब प्रश्न यूपीएससी इनके इतिहास से भी तो कर सकती है ना। ग्वालियर और ओरछा हैं क्या, किन पर इनका शासन हुआ, किसी तरह से ही पूछ सकती है घुमा फिरा कर। तो बताइए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। इस पर निम्नलिखित में से किसका शासन रहा? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सुना होगा ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। तो 4 तो इसमें करेक्ट हो गया। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि केवल 4, लेकिन बघेल कछवाहों ने भी किया था इस पर। तो 3-4 हो जाएगा, मतलब डी भी हो सकता है इसका। ए तो होगा नहीं। तोमर ने भी किया, गुर्जर प्रतिहार ने भी किया, सभी ने तो किया। डी हो गया इसका आंसर है। तो ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहों और सिंधिया का शासन रहा। यह बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है और इसमें स्मारक, किले और महल हैं। किसमें? ग्वालियर में। देखिए, इसके प्रसिद्ध जो स्थान है उनमें सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस हो गया, तानसेन का स्मारक हो गया, तिघरा डैम है यहाँ पर, और 15वीं सदी के गुजारी महल पैलेस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब ओरछा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। मध्य प्रदेश का ओरछा। देखिए, ओरछा का अर्थ है छिपे हुए महल। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। क्या? राजमहल, जहांगीर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा शहर के प्रसिद्ध स्थान हैं क्या? बताइए। ओरछा का अर्थ छिपे हुए महल है। चलो, करेक्ट है। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। राजमहल, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा शहर के प्रसिद्ध स्थान है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो ओरछा के बारे में जान लीजिए। ओरछा का अर्थ है छिपे हुए महल। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मध्य प्रदेश का ओरछा अपने मंदिरों के लिए और महलों के लिए लोकप्रिय है। यह 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी था और इस शहर के प्रसिद्ध स्थान हैं राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट बताना कि कौन सा करेक्ट है। वर्ष 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी। हाल ही में भूटान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया गया है। बिल्कुल दावा तो किया है, लेकिन चीन के साथ नेपाल है, भूटान नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत ने सर्वे किया था 1955 में, नापी थी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। तो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेपाल और भूटान ने जो है इसकी जो है ऊंचाई मापी है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और 86 मीटर बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो 8,848.86 हो गई है। तो चीन सही है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? नेपाल आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है और इस सूचकांक में भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है, पिछले वर्ष की तुलना से बेहतर है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पिछले वर्ष तो 9 थी ना, इस बार 10 हो गई, यानी ख़राब हो गई ना। 8 होती तो सही होती, बेहतर होती। देखिए इस सूचकांक में पहला स्थान तो किसी ने प्राप्त ही नहीं किया, जो इसके मानदंड हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। ना दूसरा प्राप्त किया, ना तीसरा प्राप्त किया, चौथे पर है स्वीडन। तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। तो देखिए भारत को दिसंबर 2020 में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत का कुल स्कोर है 63.98। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9वें स्थान पर था, यानी एक स्थान खराब हो गया है सुधरने की जगह। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि पिछले वर्ष की तरह 2021 में भी पहले 30 स्थान खाली पड़े हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ऐसे चलता है, पूरे 19 का देंगे, पूरे 2019 का देंगे उसके दिसंबर में, पूरे 2020 का देंगे उसके दिसंबर में। ठीक है, अब इनको 19-20 मान लो, 21 काउंट कर लो, लेकिन याद रखना कि हाँ कौन से में नवा कौन से में 10वां, है ना। क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी क्या करते हैं, कभी कभी 20 का 19 लिखा रहता है, 19 का 18 लिखा रहता है। तो देखिए क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा। ठीक है, उन्हें मानदंड पूरे नहीं किए, इसलिए इस सूचकांक में चौथे पर आया है स्वीडन, 5वें पर आया यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क है 6ठे पर, मोरक्को 7 पर, 8 पर नॉर्वे है और 9वें पर है चिली, जो पिछले वर्ष भारत 9वें पर था। इस बार भारत चला गया 10वें पर, लेकिन फिर भी टॉप 10 में तो है ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट आगे, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारत की प्रवासी आबादी विश्व में दूसरा स्थान रखती है, यानी दूसरी सबसे ज़्यादा है। तो पहले किसकी है फिर? अरे पहले किसकी है फिर? गलत है स्टेटमेंट। भारत में जो प्रवासी हैं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, गैर निवासी भारतीयों यानी एनआरआईज के लिए मतदान का अधिकार वर्ष 2011 में दिया गया था। बिल्कुल 11 से इनको अधिकार दे दिया गया। तो दूसरा करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2015 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की प्रवासी आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा है, 16 मिलियन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। वहाँ स्टेटमेंट कहता है कि दूसरी सबसे ज़्यादा है, इसलिए गलत हो गया। अनिवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। एनआरआई के लिए मतदान का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2011 में पूरा स्थापित किया गया था। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। अब देखिए एक एनआरआई पासपोर्ट में उल्लेखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकता है। ठीक है, जिस क्षेत्र का उन्होंने पासपोर्ट में एड्रेस डाला होगा। अब देखिए वह केवल व्यक्तिगत रूप से ही मतदान कर सकता है। ठीक है, खुद उसको पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन दे रहा है। मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उसको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ोटोकॉपी लेके पहुंच गया, मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट आ गए आपके सामने, बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पढ़िए इनको। हायाबुसा 2 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जैक्सा का एक सनी मिशन है। ट्रोजन ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के उपग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ट्रोजन ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के उपग्रह के साथ अपनी कक्षा साझी करते हैं। बताइए कौन सा सही है। देखिए गलत है, दूसरा काटेंगे पहले। तो ट्रोजन ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ अपनी कक्षा साझी करते हैं, ना कि ग्रह के उपग्रह के साथ, इसलिए गलत है।
हायाबुसा 2 जापान का है, ठीक है, लेकिन ना तो ये चंद्र मिशन है, ना ही ये शुक्र मिशन है, ना ही ये शनि मिशन है। ये तो क्षुद्र ग्रह की धूल लेकर आया है ना हाल ही में, ठीक है। गलत है स्टेटमेंट दोनों के दोनों, तो एस्टेरॉयड से रिलेटेड है। इसका उत्तर कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर, दोनों गलत है। देखिए, हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जैक्सा ने मानव रहित हायाबुसा 2 से एक कैप्सूल प्राप्त किया है जो क्षुद्र ग्रह से उसकी धूल के प्रथम व्यापक नमूने लेकर आया है। और कौन सा क्षुद्र ग्रह था वो? रईगू, ठीक है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। वर्ष 2010 में इसने पहली बार पृथ्वी पर नमूने भेजे। यह पहली बार था जब एक क्षुद्र ग्रह के कुछ नमूने पृथ्वी पर लाए गए थे, ठीक है। ट्रोजन जो हैं एक ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं या एस्टेरॉयड होते हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ एक कक्षा को साझा करते हैं, ठीक है, ना कि ग्रह के उपग्रह के साथ। ग्रह के साथ कक्षा साझी करते हैं, लेकिन इसके साथ ये टकराते नहीं हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, क्योंकि वे कक्षा में दो विशेष स्थानों को इकट्ठा करते हैं। और वो कौन से हैं? L4 और L5, लाग्रांज बिंदु होता है कोई, है ना, उस पर रहते हैं वो। तो गलत हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। गलत क्यों हो गए? क्योंकि जापान का हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह की धूल लेकर आया है, किसी प्लेनेट के नहीं, मतलब कोई इंडिकेट कर दिया, जैसे चंद्रमा कर दिया तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, शुक्र कर दिया गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बुध कर दिया गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, मंगल कर दिया गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, शनि कर दिया, यूरेनस कर दिया, ठीक है। और दूसरा भी गलत है क्योंकि ये ग्रह की कक्षा में रहता है, ना कि ग्रह के उपग्रह की। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एक्सप्लेनेशन जो मैं देता हूँ बड़े बड़े, इनको अच्छे से पढ़ा कीजिए। धन्यवाद।